तो आइए एक अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, मतलब संयुक्त स्थानांतरण एवं घूर्णन गति। ठीक है, अब इसमें दोनों ही प्रकार के गति होंगे। कौन से दो प्रकार के? इसमें ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा, मतलब स्थानांतरण गति भी होगी और घूर्णन गति भी होगी। तो इसमें कैसे इसको डिफाइन करेंगे? यदि घूर्णन अक्ष, जिस अक्ष के सापेक्ष वो वस्तु घूम रहा था, यदि अक्ष ही चलने लग जाए, वो गति में आ जाए, तो फिर उस टाइप का मोशन होगा कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन। तो यदि घूर्णन अक्ष गति कर रही है, तब इस प्रकार के गति संयुक्त स्थानांतरण एवं घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, तो इसको समझेंगे कैसे? अब अभी तक जो अक्ष था मेरा वो फिक्स था, एक कील लगा दिया था आपने और उसी के सापेक्ष वो घूम रहा था, उसके परिता वो घूम रहा था। अब क्या होगा? अभी इसको अपने ये आपका अक्ष हुआ करता था और ये ऐसे घूमता था ओमेगा से। ठीक, अब क्या होगा? ये जो अक्ष है ये भी चलने लगेगा ऐसे। तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ये ऐसे घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप का मोशन आपको कहाँ दिखाई देता है? जैसे किसी कार या किसी ट्रक के जो पहिए है, वो पहिया जो घूमता है, वो उसमें दोनों होते हैं, ट्रांसलेशन भी होता है और रोटेशन भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के गति को आप क्या बोलेंगे? कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, T+R बोलेंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस छड़ी में देखिए, ये छड़ी अगर आगे बढ़े और ऐसे घूमे भी, तो इस प्रकार के गति को क्या बोलेंगे? कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन। इसमें दोनों हो रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है ऐसे और घूम भी रहा है, तो ये ऐसे होगा इस प्रकार। ठीक है, अब इस प्रकार के गति को हम पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टरों में, सारे चैप्टरों में हमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ लिया था। इस चैप्टर में रोटेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी कि कैसे वो घूमता है, घूमने का कारण क्या है, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, बल, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टॉर्क है, ये सारी बातें हमने यहाँ सीखी। तो दोनों चीज़ें आएंगी जो आप पहले सीख चुके हो, फोर्स के बारे में, लीनियर मोमेंटम, और जो आप भी सीखे एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, वो सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, ऊर्जा के साथ साथ। तो ये इसकी शुरुआत वाली बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि एक वस्तु दोनों में रहे तो उसकी काइनेमेटिक्स क्या होगी। ठीक है ना, कण गतिकी क्या होगी? काइनेमेटिक्स मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, दूरी यानी कि डिस्टेंस, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये सब कैसे आप निकालोगे। ठीक है, तो पहले वो सब सीख लेते हैं, फिर उसके बारे में से सीखते हैं कि उसकी मोमेंटम क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, सब कुछ जब हमें पता चल जाएगा कि दोनों चीज़ें जब रहेंगी तो कैसे देखेंगे, तो फिर आगे के सवाल हम लगा सकेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। इसमें मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि यदि ये घूर्णन और स्थानांतरण दोनों ही है, इसके साथ ओमेगा से ये चल रहा है और ये V है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ओरिजिन है 0,0, तो आपको बताना है इस A बिंदु का, A बिंदु पे जो कण है, उस कण का कोऑर्डिनेट क्या होगा किसी भी t टाइम पे। मान लीजिए वो यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, तो किसी भी t समय पर इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, ये ज्ञात करना है आपको। ये हो गया x, ठीक है, और ये हो जाएगा y, ये y है। समझ में आया? तो आपको कोऑर्डिनेट बताना है समय का फलन के साथ, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पहुंच गया ये, तो ये x, y हो गया। ठीक है,
x का मान आप कैसे निकालेंगे और y का मान कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये ऐसे हो गया, पहले ये यहाँ था, ठीक है, तो इसने थीटा एंगल रोटेट किया होगा। तो थीटा के बारे में आप क्या लिखेंगे? थीटा के बारे में लिखेंगे कि वो है ओमेगा इंटू टी, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक। अब समझिए ये चीज आर है, ये आर है, ठीक है। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या था, पहले देख लीजिए क्या था, ये वाई अक्ष में है, तो 0, माइनस आर, ये इसकी कोऑर्डिनेट थी पहले। और अब क्या होगी वो पता करना है। तो देखिए ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी हो जाएगी आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा, यहां से यहां तक। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा, ये वाला डिस्टेंस। तो सोचिए ये जो दूरी है, ये दूरी किसी भी टी समय पे कितना है, ओमेगा टी, सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम वी टी। ये पूरा यहां से यहां तक वी टी है, ये आर साइन थीटा है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई वी टी माइनस आर साइन थीटा, और थीटा का मान क्या है, ओमेगा टी। तो मैं यहीं पर ही हटा के लिख देता हूं ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर कितना डिस्टेंस होगा, तो आपको यहीं से ले रहे हो, ये आपका ओरिजिन है, तो बस आर कॉस थीटा ही हो गया। तो वाई का मान क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉस थीटा, थीटा का मान क्या है, ओमेगा टी। ये हो गया एक्स वाई, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो सबसे पहला क्या फाइंड करना था, पहला फाइंड करना था पोजीशन वेक्टर, नहीं कोऑर्डिनेट। तो यही आपका पोजीशन वेक्टर ही हुआ, इसमें आई लगा दोगे, इसमें जे लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे विस्थापन पूछा जाए, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो वो कैसे निकालोगे, विस्थापन क्या होता है, डेल्टा एस विस्थापन कहलाता है, वो कैसे निकालते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक। तो आर इनिशियल क्या है, आर इनिशियल अगर आप देखें तो ये आपका आर इनिशियल है, सही है। तो आर इनिशियल लिखेंगे कैसे, यहां लिख देता हूं मैं, आर इनिशियल का मान क्या है, प्रारंभिक, एक्स कितना है 0, वाई कितना है माइनस आर, आर फाइनल यही वाला, इसको लिख लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, मान लीजिए ये x1 है और ये x2, ये y1 है और ये y2, तो इसको कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है ना। ये आपका विस्थापन आ गया। अब दूरी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 इज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा, वेग का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां से मेन डिस्कशन शुरू होता है। अगर दोनों हो ना, कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन हो, तो इसको पढ़ने के लिए हम एक आसान काम करेंगे।
क्योंकि आप अगर ग्राउंड से देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो हम लोग तोड़ तोड़ के काम करेंगे। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास में बैठ जाएंगे, द्रव्यमान केंद्र में बैठ जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास में अगर आप बैठ जाते हो तो आपको ये कैसा मोशन दिखाई देता है? प्योर रोटेशन मोशन। प्योर रोटेशन घुमाई देगा तो केवल वो घूमता हुआ दिखेगा। सेंटर ऑफ मास में बैठोगे तो केवल घूमता हुआ दिखेगा। उसके बाद सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर देखोगे तो सेंटर ऑफ मास तो वो केवल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है v से, ठीक है ना। तो दोनों को कंबाइन कर लोगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए with respect to center of mass is velocity of A minus velocity of center of mass। हमने यही पढ़ा था किसमें? सापेक्षिक गति में, रिलेटिव मोशन में यही पढ़ा था हमने कि ए का वेग द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष क्या लिख सकते हैं? वी ए माइनस वी सेंटर मास। तो यहाँ से वी ए क्या होगा? वी ए क्या होगा? वी ए होगा वी ए सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यही चीज़ मैं कह रहा था। अब सारी चीज़ें हम ऐसे ही इसको स्टडी करेंगे कि सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखोगे तो कंप्लीट रोटेशन को दिखाई देगा, और सेंटर ऑफ मास का देखोगे तो वो ट्रांसलेशन दिखाई देगा। तो इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए, ऐसे यहाँ बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको इसकी वेग पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखेंगे, सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये ओमेगा आर से इधर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर देखोगे तो क्या कैसा दिखेगा? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऐसे, ये होगा वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा ऐसे, वी ऐसे होगा वी, है ना। तो ये दो सदिश हो गए, एक ये और ये। अब इसके मध्य जो कोण होगा थीटा, उसको आप जोड़ देंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो रूट के अंदर वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 2a b कॉस थीटा, ऐसे निकलेगा वी। आया समझ? ए मतलब कोई भी कण की बात हो रही है, ओके। तो ये आगे चल रहा था और ये घूम भी रहा था, ऐसे भी था और ये ऐसे भी था, वी। तो ये वी है तो ये भी वी होगा, है ना। ट्रांसलेशन मोशन से मैंने सिखा रखा है कि ट्रांसलेशन मोशन में हर कण उसी वेग से आगे बढ़ रहा होता है जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, ठीक है। ये हो गई बात। अब इसी में मैं एक आगे पूछूंगा, चलो आगे पूछता हूं। नंबर 5 पे आ जाते हैं, वो है त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, त्वरण, वो क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा यार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये त्वरित गति कर रहा है, त्वरित है, तो इसकी एक सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है a, वो होगी। अच्छा, उसके बाद इस कण का एक तो त्वरण इस दिशा में आएगा अगर ये अल्फा से जा रहा है तो, ठीक है, अल्फा से जा रहा है तो जरा ध्यान से देखना। एक त्वरण टेंजेंशियल होगा AT, वो कितना होगा? अल्फा आर, कैपिटल आर ले रहा हूं, कैपिटल आर लेते हैं। चलो, एक होगा टेंजेंशियल, एक होगा रेडियल, क्योंकि ये सर्कुलर भी कर रहा है, रोटेशन में सर्कुलर होता है। तो इस क्षण अगर ओमेगा है ना, तो ये रेडियल हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। इस समय ओमेगा है अगर, और अल्फा भी है,
तो एक टेंजेंशियल हो गया, एक रेडियल हो गया, साथ ही साथ एक ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला, ठीक है, ये होगा। तो देख रहे हो 3 एक्सेलरेशन आ गए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए नेट कितना हो गया, 80 प्लस ए आर प्लस ए सेंटर ऑफ मास। ए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन वाला जो होगा, ठीक है। तो तीनों को जोड़ोगे यहाँ पे। तो ध्यान रखना कभी भी कि अगर मान लीजिए अल्फा 0 है तो 80 0 हो गया, ओमेगा 0 नहीं है तो रेडियल 0 नहीं होगा। अगर सेंटर मास की एक्सेलरेशन 0 है तो ये 0 हो गई, पर ये कभी 0 नहीं होगा क्योंकि वो घूमता रहेगा। अगर वो घूम नहीं रहा होता तब तो ये भी 0 हो जाता। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब वो घूर्णन गति में होता है, रोटेशन में होता है, तो सर्कुलर मोशन भी होता है। मैंने कहा था आपको रोटेशन मोशन में कि हर कण वृत्तीय गति में होता है, ठीक है। तो हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें हैं जिनको आपको नोट डाउन करके रखना है। इसका इस्तेमाल आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन जैसा ले लेता हूँ जो कि एक्चुअली एक रिजल्ट है, इसको इस्तेमाल आगे हम लोग करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन में आपने सीख रखा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन तक हो गया, ये काइनेमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मोमेंटम देखेंगे, संवेग देखेंगे, लीनियर, एंगुलर, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। नोट डाउन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये दोनों चीज़ें हम पढ़ ही लेते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो रेखीय संवेग, संवेग है, रेखीय संवेग है ना, रेखीय संवेग एवं, हाँ, रेखीय संवेग किसमें, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन मतलब संयुक्त स्थानांतरण एवं घूर्णन गति में, ठीक है। तो आप संवेग, रेखीय संवेग पढ़ेंगे। तो मान लीजिए एक वस्तु है जो इस प्रकार है ना, ऐसे। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं है, ये है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है, वी सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी ऐसे ओमेगा भी है, ओमेगा भी है, ठीक। तो आप इसका क्या निकालना चाहते हैं, लीनियर मोमेंटम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको ऐसे छोटे छोटे कण में विभाजित कर दीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर एक वस्तु है m1 मास का, यहाँ पर एक वस्तु है m2 मास का, ठीक। तो इस m1 का अगर आप ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मासेस से ये बना हुआ है जिसका टोटल मास कैपिटल है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या लिखेंगे, इस पूरे का क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 का जो लीनियर मोमेंटम है उसको लिखेंगे, तो m1 इंटू v1 लिखेंगे प्लस m2 इंटू v2 लिखेंगे प्लस m3 इंटू v3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब v1 को कैसे लिखेंगे, v1 को कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको सिखाया है कि v1 को हम लोग कैसे देखेंगे। पहले सेंटर ऑफ मास पे चले जाएंगे, तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष अगर 1 का आप देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, वो तो क्या दिखेगा, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष क्या दिखेगा, 1 का वेग सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष क्या दिखेगा, देखिए वो दिखेगा बिल्कुल घूमता हुआ दिखेगा और यहाँ पर ओमेगा आर बन जाएगा, है ना, ऐसे घूमता हुआ दिखेगा। यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन में जाएगा ऐसे,
ऐसे सर्कुलर मोशन में जाएगा और यहाँ पर ऐसे ओमेगा आर बन जाएगा, R1। सही है। तो इसको खैर इसका अगर सदिश में लिखा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ओमेगा क्रॉस R1, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब 1 का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ओमेगा क्रॉस R1 प्लस V सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस M2 इंटू V2। V2 को कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस R2 प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को। इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ से ओमेगा को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से खोल लिया और ओमेगा को कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, ओमेगा क्रॉस, है ना, अंदर क्या आएगा, M1 R1, ठीक, इसमें भी ओमेगा कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या आ जाएगा, M2 R2 प्लस ऐसे 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 चलता जाएगा। फिर M1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें V सेंटर ऑफ मास है, इसमें भी V सेंटर ऑफ मास है, तो इसमें मैं V सेंटर ऑफ मास को ही कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन आगे। अब बताइए, ये जो 1 है, ये 1 मैंने कहाँ से लिया है, मैंने 1 यहाँ से लिया है, क्या है ये, सेंटर ऑफ मास है, तो इसको मुझे VC ऐसे लिखना चाहिए था, VC, है ना, 1C, तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखना चाहिए, 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास से सभी के सेंटर ऑफ मास से हर कण का दूरी लेकर उसके द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में कि अगर आप सेंटर ऑफ मास में ही ओरिजिन मान लें और वहां से दूरी लेंगे 1, ऐसे लेंगे 2, है ना, 3, तो M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4 का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला का आंसर क्या हो गया, 0, ये 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ क्या आएगा, टोटल मास, टोटल मास क्या आएगा, M टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये आने वाला है, मतलब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, किसी में अगर दोनों हो ना, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन हो, तब भी उसका लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, M टोटल पूरे सिस्टम का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। ओमेगा से आपको परेशान नहीं होना है, जबकि मैंने ये लेकर सॉल्व किया है, ओमेगा लिया था, बट ये क्या है कि सेंटर मास के सापेक्ष वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। लीनियर मोमेंटम क्या होता है कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में, टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास का बस वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि इसके बारे में हमने उसमें भी पढ़ा था सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में कि सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष लीनियर मोमेंटम 0 होता है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते थे कि सेंटर ऑफ मास में बैठकर देखो और सेंटर ऑफ मास का देखो, तो सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखोगे तो लीनियर मोमेंटम 0 आएगा, और सेंटर ऑफ मास का देखोगे तो टोटल मास इंटू वेलोसिटी सेंटर मास, ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम। अब मैं आपको कराऊंगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो फ्रेश ले लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कोणीय संवेग कंबाइंड यानी कि संयुक्त स्थानांतरण और घूर्णन गति में, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, एंगुलर मोमेंटम कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए, मैंने ये दो चीज अभी बना के ही रख दिया है और ये वही रखा है जो आपको मैंने अभी सिखाया था। इसमें सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो v है, इसको VCM भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये घूम भी रहा है ओमेगा से। ठीक, तो मैं किसी एक A के सापेक्ष यहाँ पे मैं एक M1 मास ले लेता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट मास ले लिया मैंने M1, और यहाँ ग्राउंड में कोई भी A ले लिया, इसके सापेक्ष में एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूँ पूरे बॉडी का।
तो मैं ऐसे छोटे 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 सभी के एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेता हूँ। तो ये v1 इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v1, ऐसे v1 है। v1 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो फिर इसके अबाउट r1 जो है, ये r1 मैंने दे दिया, तो इसके एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, ये r1 है, ये m1 है, ये v1 है, तो क्या लिखोगे एंगुलर मोमेंटम इसका? तो एंगुलर मोमेंटम a के अबाउट लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट a क्या लिखेंगे, r क्रॉस p, है ना। तो r1 क्रॉस p का मतलब क्या है, रेखीय समवेग यानी लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कैसे लिखोगे, m1 इंटू v1, ये हो गया, है ना, r1 क्रॉस m1 v1। तो m1 v1 से ये r1 को क्रॉस कर दिए, ये इसकी आ गई। उसी तरह से आप क्या करोगे, उसी तरह से एक और पॉइंट मास ले लोगे, यहाँ पे कहीं पर होगा m2, इधर कहीं होगा ऐसे m2, है ना, इसी तरह यहाँ कहीं होगा m3। तो सभी को यहाँ से ऐसे लाइन खींचते जाएंगे और सबको जोड़ देंगे। तो मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे r2 क्रॉस m2 इंटू v2, ऐसे, ठीक है। उसी तरह से फिर तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे और सो ऑन। तो मैं केवल दो ले रहा हूँ और सभी को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसके एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ। अब ये v1 की और v2 की तो इस तरीके से आपने लिख ली, पर r1 को कैसे रिप्लेस करेंगे और r2 को कैसे रिप्लेस करेंगे वो हमें सीखना है। तो r1 के लिए मैं देखो क्या करने वाला हूँ, सेंटर ऑफ मास का मैं यहां से इसकी स्थिति सदिश निकालूंगा, पोजीशन वेक्टर निकालूंगा यहां से यहां तक। तो क्या होगी इसकी, देखो जरा ध्यान से, ऐसे ये हो गई r सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से फिर 1 को देखोगे, ये हो गई इसकी स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। तो इसको लिखोगे r1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए यहां पर वेक्टर का ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से, 1 2 और ये 3। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, r1 बराबर r1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस r सेंटर ऑफ मास, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। बिल्कुल इसी तरह को ये वाली चीज को मैंने ऐसे लिखा है। तो ये यहां से भी दिख रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, और आप रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव पोजीशन के थ्योरी से भी इसको लिख सकते थे, ठीक। अब r1 की वैल्यू यहां रखेंगे और v1 की वैल्यू ये वाली यहां रखेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, और उसको फिर एक्सपेंड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए चलिए साथ में करते हैं, बिल्कुल साथ में लिखते चलो। r1 को यहाँ से लिखोगे, क्या लिखोगे, r1 cm, ठीक है, प्लस rcm, ठीक है। इसको क्रॉस कर रहे हो किससे, m1 v1 यहाँ से लिखो, तो ओमेगा क्रॉस r1 cm प्लस vcm, ऐसे, ठीक है। उसी तरह से 2 का भी यही काम करोगे, तो 2 को क्या लिखोगे, r2 cm, ठीक है, प्लस rcm क्रॉस m2 ओमेगा क्रॉस r2 cm, ओमेगा क्रॉस r2 cm प्लस vcm, ऐसे, है ना। और इसी तरह से आगे जोड़ते जाओ। चलो अब एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल केयरफुली, यहीं पर ही सारा काम छुपा हुआ है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले तो m1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे, ठीक। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, r1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो r1 cm लिखा हुआ है, r1 cm मतलब सेंटर ऑफ मास से पोजीशन वेक्टर देखना है आपको, ये हो गया r1, और ये है ओमेगा क्रॉस r1 cm। तो ओमेगा क्रॉस r जो लिखा हुआ है, ओमेगा क्रॉस r, इसकी दिशा किधर होगी, किधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी, तो वो इन दोनों के लंबवत होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होने वाला है।
ओमेगा के परपेंडिकुलर और आर के परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के नियम से आप क्या बोलते हैं, अगर ए क्रॉस बी है तो उसका जो आंसर है वो ए के ही परपेंडिकुलर है और बी के ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आर के परपेंडिकुलर तो होगा, R1C के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप इसको इससे क्रॉस करते हैं, इससे, प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो इससे अगर आप क्रॉस करते हैं इसको, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इसके बीच का कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब इसको इससे क्रॉस करोगे तो ये पूरी तरह से गुणा हो जाएगा, और केवल ऐसा ही आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, R1CM, ठीक है। अब उसको वेक्टर लिखने की जरूरत है ही नहीं, आपने क्रॉस इससे किया तो इंटू M1 ओमेगा R1CM। तो देखो यहाँ भी R1C यहाँ भी है ना। इसको आप CM लिखो या C लिखो, चल जाएगा। तो ये दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। आया समझ क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, और इसकी दिशा और इसकी दिशा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट जब खुलेगा तो साइन 91 हो जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड ही केवल मैंने लिख दिया, तो यहाँ से वेक्टर मैंने हटा दिया, तो ये आ गया M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है, प्लस। अब इसको इससे करोगे गुणा, तो आइए लिखते हैं R1C क्रॉस M1 VC, ठीक है। अच्छा, प्लस इन दोनों का काम हो गया। अब इसकी बारी है, समझ में आ रहा है। तो आप लिखोगे RCM क्रॉस, इसको इससे करना है, M1 ओमेगा क्रॉस RCM, ठीक है ना, RCM, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करना है, प्लस RCM क्रॉस इसको इससे करना है, M1 VCM, ठीक है ना। तो एक बार मैंने इसको इससे किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे, ठीक है। आइए, तो ओमेगा क्रॉस RCM, हाँ। इसी तरह से 2 के साथ भी होगा, जहां जहां मैंने 1 लिखा है वहां 2 होगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ऐसे होगा। तो मैं उसको इसी तरह से डॉट 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 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहां से लिखना शुरू करते हैं। आइए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्या क्या किया मैंने, फिर से देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इन दोनों को जब मैंने गुणा किया, ये 90 डिग्री था तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये दोनों अब स्केलर बन चुके हैं। उसके बाद इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ R1C क्रॉस है तो क्रॉस लगाएंगे, और ये M1 VCM हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसको इससे किया मैंने, इसको इससे किया, तो ओमेगा RCM क्रॉस M1 ओमेगा R1CM, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर मास है। फिर इसको इससे किया तो RCM क्रॉस M1 VCM, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या क्या करने वाला हूं, यहां पर सेम 2 के साथ भी है, मैं 2 नहीं लिख रहा, प्लस ऐसे आगे आएगा।
तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया है ना। तो m1r1 स्क्वायर ओमेगा, तो यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, ओमेगा को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या आएगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस ऐसे 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 आगे जाएगा। और मैंने क्या किया, यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लिया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ आप m2 भी लिखोगे, 2 भी, 3, 4, 5, 6 ऐसे आता रहेगा, पर सभी में ओमेगा ही रहेगा। तो मैंने ओमेगा कॉमन ले लिया। ठीक, तो इसको क्या बोल सकते हैं, m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, ये तो a के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, है ना, a के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे cm भी है, नहीं a के अबाउट नहीं होगा, गलत, r1c है, तो यहाँ पे c भी है, r1c, c, इसका मतलब क्या है, r1c मतलब सेंटर मास में बैठकर देखोगे तो उसका डिस्टेंस लेना है। इसका मतलब आपकी एक्सिस कहां हो गई, सेंटर ऑफ मास हो गई, अक्ष कहां हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। तो सेंटर ऑफ मास से आप डिस्टेंस ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास से आप डिस्टेंस ले रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r1c हो गया, तो m1r1c स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन उसकी एक्सिस कहां है, सेंटर ऑफ मास है। तो इसको क्या बोलोगे, I सेंटर ऑफ मास, I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, r1c m1 vcm, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसका मतलब मैं vcm को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 2, 3, 4, 2, 3, 4 होगा, है ना। तो इसमें भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या आया, अंदर आया r1c इंटू m1। तो इसको मैं m1 को आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। ये तो एक स्केलर है ना, तो इसको आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वहां लिख लेता हूं, क्योंकि ये एक स्केलर है, m1 एक स्केलर है, तो m1 को मैंने आगे लिख लिया, m1 r1 इसमें r1c है, हाँ, m1 r1c प्लस m2 r2 विथ रिस्पेक्ट टू c एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्रॉस क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा v सेंटर ऑफ मास, v सेंटर ऑफ मास क्रॉस आएगा, प्लस आगे देखिए इसकी बारी है। अब इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आएगा, लेकिन ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। तो r सेंटर ऑफ मास और ओमेगा ये भी है, तो इसको आप कैसे करोगे, देखिए ध्यान से, ये हो गया m1 एक स्केलर है, तो m1 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, किसी भी एक को ले लो, क्योंकि आपको इसको मैं पहले वेक्टर से स्केलर बना लेता हूं। देखिए ध्यान से, r1c इसके परपेंडिकुलर है और ओमेगा के परपेंडिकुलर है, ओमेगा की डायरेक्शन इधर है और r1c ऐसे परपेंडिकुलर है, और r सेंटर ऑफ मास आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो r सेंटर मास से इसको क्रॉस करना है, तो r सेंटर मास यहां है, ठीक है, और सेंटर मास के सापेक्ष आप देख रहे हैं, तो ये इसकी हो गई डायरेक्शन। तो देखिए एक काम करते हैं, वो डायरेक्शन वाला भी रहने देते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसको आसान करता हूं, थोड़ा आसान ऐसे कि ये जो ओमेगा क्रॉस r1cm है, ओमेगा क्रॉस r1cm है, वो एक्चुअली में क्या है, वो यही तो है v1cm। इस तरह से देखो, इस तरह से देखना थोड़ा आसान पड़ेगा, तो मैं इसके जगह लिख देता हूं, इसके जगह क्या लिख देता हूं, v1cm, मतलब वेलोसिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो यही तो है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो आइए मैं अब क्या लिखने वाला हूं, अब मैं कॉमन क्या लूंगा, rcm कॉमन है, और ये सारे टर्म जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, ये 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है। तो इसमें से rcm को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो rcm में कॉमन ले लेता हूं, इसको मैं बाद में लिख देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो आइए मैंने इसको साफ कर दिया है। अब मैं इसी चीज को मैं फिर से कहता हूं, इसमें rcm को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो rcm मैंने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ है तो यहाँ मैं नहीं डाल रहा, ठीक है, क्रॉस
क्रॉस है तो क्रॉस को ऐसे लिखेंगे, और अंदर क्या लिखेंगे, m1 v1, इसके ये तो स्केलर है, इसमें कोई प्रोडक्ट करना ही नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस m2 वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इसी चीज इसको मैं इससे रिप्लेस कर दिया, सबसे अच्छा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, और ऐसे हो गया। ठीक, प्लस अब देखिए ध्यान से कहां तक मैं पहुंच गया, इसमें मैंने r क्रॉस, इसमें मैंने क्या कॉमन लिया, इन दोनों को एक साथ रखा, कहां गया ये, यहां हो गया, हाँ, इसमें मैंने VCM को ले लिया कॉमन, और इन दोनों को एक साथ रखा, है ना, R1C, क्योंकि ये तो स्केलर है, क्रॉस रखो ना रखो, क्रॉस को मैंने बाहर ले लिया V के साथ। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने इसको रिप्लेस कर दिया V1C से। ठीक है, यहाँ पर एक क्रॉस है तो R सेंटर ऑफ मास को मैंने बाहर लिया, क्रॉस रखा यहाँ पर, और इस पूरे टर्म को मैंने सभी में 2, 3, 4 जो है वो सबको एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि ये तो कॉमन ही रहेगा सब में। अच्छा ठीक है, अब इसकी बारी है, इसमें देखिए क्या है, RCM और VCM, ये तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि इसमें 1, 2, 3 पर डिपेंड कर नहीं रहा, और यहाँ पे बस M1, M2, M3, M4 यही चेंज होगा। तो इसको अगर आप लिखो ध्यान से तो क्या आएगा, RCM क्रॉस अंदर क्या होगा, M1, M2, M3 एंड सो ऑन VCM। ठीक, अब इस चीज को क्या लिख सकते हो, ये तो टोटल मास हो गया, M हो गया, है ना। अच्छा, तो ये हो गया टोटल मास। अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। इसको क्या लिखोगे, देखना जरा, ये विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मैंने आपको सिखा रखा है द्रव्यमान वाले केंद्र वाले चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में मैंने क्या सिखाया था आपको, कि सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष रेखीय संवेग 0 होता है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 होता है, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 0। तो ये पूरा हो गया 0, खत्म हो गया। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, ये हुआ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ले रहे हो सभी मासेस का, मतलब सेंटर ऑफ मास में बैठकर हर पॉइंट को M1, R1, M2, R2, M3, R4 ऐसे करने वाले हो। ये M2 है तो ये यहाँ पर करोगे R2 सेंटर ऑफ मास, फिर इधर करोगे ये M3 है, ये M3 है तो इसको लिखोगे R3 सेंटर ऑफ मास, ये R4 सेंटर ऑफ मास, ये R5 सेंटर ऑफ मास, ऐसे होगा। ठीक है, तो M1, R1, M2, R2, M3, R3 इसको सबको जोड़ने पे आंसर क्या आता है, 0 आता है, वो भी 0 आता है। तो ये वाला पार्ट भी क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, ये सारे के सारी चीजें मैंने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा रखा है कि कैसे होता है 0, ये कैसे 0 हुआ। ये आप अगर भूल गए हो तो पीछे डेरिवेशन देख लीजिए अपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जो चैप्टर हैं सेंटर ऑफ मास वाले, उसमें आप देख लेना, मैंने डिराइव करके दिखा दिया है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम 0 होता है। और ये भी मैंने बता दिया है कि अगर सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लें तो समेशन ऑफ M1, R1, M2, R2, M3, R4 वो 0 होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अगर सभी मासेस को लोगे तो सबको जोड़ने पर, वेक्टर तरीके से जोड़ने पर वो आंसर 0 आता है। तो बच क्या गया, देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट क्या आ रहा है, किसी भी ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, इससे क्या आया था, ये तो आई था, ये क्या था, आई सेंटर ऑफ मास, है ना। तो सेंटर ऑफ मास ही आपका एक्सिस हो गया, और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस आप ले रहे थे तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हो गया, है ना। सो क्या लिखोगे, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। ठीक, ओमेगा की जो भी डायरेक्शन आएगी, प्लस ये वाला चीज 0, ये वाला चीज 0, ये रह गया। तो यहां क्या लिख रहे हो, देखो ना जरा ध्यान से, R क्रॉस। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं
आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ये मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो ये तो लीनियर मोमेंटम ही हो गया ना पूरे सिस्टम का। अभी इसके पहले मैंने सिखाया आपको कि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन में पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये तो फिर लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ही हो गया, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हो गया, ये पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। सही है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और ये क्या होगा, ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट क्या होगा, ये आपको देखना है। तो केवल आप सोचोगे कि यही केवल आर क्रॉस पी कर दे तो नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आर सेंटर ऑफ मास, यहां से यहां तक आर सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास की स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ए। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, उसको आप लीनियर मोमेंटम के साथ क्रॉस कर दीजिए। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस एम वी सेंटर ऑफ मास, ऐसे भी लिख सकते हैं। एम क्या होगा, टोटल मास, ये हो गया टोटल मास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है ना, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अगर घूम भी रहा है और चल भी रहा है तब एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो पहले सेंटर ऑफ मास में पहुंच जाइए। सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप क्या देखेंगे, तो कम सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई ओमेगा केवल घूमता हुआ दिखेगा, तो आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम देखिए इसके अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास आपको क्या दिखेगा, केवल सीधी रेखा में जाता हुआ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा। तो आप क्या लिखेंगे, केवल आर क्रॉस पी करेंगे। ठीक, तो ये वेक्टर तरीके से आप इसको जोड़ रहे हैं, वेक्टर तरीके से। मान लीजिए इसका आर क्रॉस पी इधर है और इसका आई ओमेगा इधर है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, फिर उसका भी ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने ओमेगा ऐसे लिया, अगर ओमेगा ऐसे लेता मैं, तो इस सेंटर मास में बैठोगे तो आई ओमेगा की डायरेक्शन बाहर है, और इधर देखोगे तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन अंदर है, तो एक प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपका, फिर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन में। मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मैंने क्या लिया, एक रॉड लिया है जिसका मास m है, लेंथ l है। ये v सेंटर ऑफ मास से ट्रांसलेट कर रहा है और ओमेगा से इस दिशा में घूम रहा है, तो वो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे के साथ साथ घूम भी रहा है, तो ऐसे घूमता हुआ जा रहा होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, एक रॉड है, एक छड़ी है, एक रॉड है, और आपको ए के सापेक्ष इसकी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है ना। ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यहां से इसके डिस्टेंस l/3 है। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास में बैठ जाइए, सेंटर ऑफ मास में बैठ जाइए, और उसके बाद देखिए कि उसके एंगुलर मोमेंटम क्या है। फिर सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम देख लीजिए। तो सेंटर ऑफ मास में आप बैठिए, तो बैठने पे आपको क्या दिखेगा, एक रिजिड रॉड होगी जो घूम रही होगी, तो आप लिखेंगे आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो ऐसे घूम रहा है, यानी कि बाहर की ओर होगी, है ना, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर कैसे दिखा देंगे, डॉट से, बाहर की ओर डॉट। ठीक, अब सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, तो ये इसकी स्थिति सदिश हो गई, ये इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई आर सेंटर ऑफ मास। इसको आपको क्रॉस किससे करना है, वी सेंटर ऑफ मास से।
तो R क्रॉस V है ना, R क्रॉस V एक्चुअली में ये P है, R क्रॉस P है। तो R क्रॉस P करेंगे, R सेंटर ऑफ मास क्रॉस P, P क्या हो जाएगा, MV सेंटर ऑफ मास, ऐसे। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये देखिए, R सेंटर ऑफ मास इंटू P, P हो गया M सेंटर ऑफ मास, तो ये भी उधर ही आ रहा है, ये भी ऊपर ही आ रहा है, तो ये हो गया। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो I सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, कैपिटल L है, मैंने स्मॉल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे चलो कैपिटल लिख लेते हैं, ये हो गया। अब इसको प्लस करोगे कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में प्लस करोगे, तो R क्रॉस P क्या होगा, देखो तो R क्रॉस P लिखने का एक और तरीका मैंने बताया था, क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए आप, है ना, इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो L/2 में से L/3 को घटा रहे हो, है ना, तो क्या आएगा, देखिए L/2 है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी L/2 है, उसमें से L/3 को घटा दीजिए, L/3 घट गया, तो 3 में से 2 गया 1 और 3 दूना 6, ठीक है, तो L/6 हो गया ये, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, L/6, तो ये पूरा मान क्या आ जाएगा, MV सेंटर ऑफ मास इंटू L/6, ठीक है ना, ये हो गई बात। तो ये दोनों प्लस हो गए, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट A, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा फिर। अब इसकी बारी है, आइए इसमें भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट A। तो सबसे पहले सेंटर मास में बैठ जाइए, सेंटर मास में बैठ गए, अच्छा इसका नाम है डिस्क, डिस्क ले लेते हैं, ये एक डिस्क है ना, सेंटर मास में आप बैठ गए, सेंटर मास में बैठे हुए तो ये ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, तो I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा डॉट प्लस, अब R इसका ऐसे जाएगा, सेंटर ऑफ मास का R ऐसे जाएगा, R सेंटर ऑफ मास ऐसे गया, है ना, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, एक्चुअली ऐसे जाएगा, ये हो गया R सेंटर ऑफ मास, उसको क्रॉस करना है V से, जो V होगा वही P ही होगा, जिधर V की दिशा होगी उधर ही P की दिशा होगी, है ना, जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही लीनियर मोमेंटम होगा, पर एंगुलर मोमेंटम ऐसा नहीं होता है, पर आप अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे तो फिर वही होता है, जिधर ओमेगा होगा उधर ही एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा, ठीक है, पर लीनियर मोमेंटम हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन पे होगी। तो R क्रॉस P, ये तो अंदर आ गया, है ना, तो R सेंटर ऑफ मास क्रॉस MV सेंटर ऑफ मास को क्रॉस करोगे तो इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, अंदर की ओर, तो एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, यही सिखाना चाह रहा था, ये एक वेक्टर है, तो ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही R/2 है, तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, MVR, ये एक है अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आ गया समझ, तो ऐसे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन में, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे आगे कहीं पर भी क्वेश्चन होगा तो अभी तो थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, मैंने पहले काइनेमेटिक्स सिखाया कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में, फिर लीनियर मोमेंटम सिखाया, एंगुलर मोमेंटम सिखाया, अब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखने सिखाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखने सिखाऊंगा, तो काइनेमेटिक्स हो गया, फोर्स से लीनियर मोमेंटम वगैरह हो गया, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा जो है वो क्योंकि एक्सिस फिक्स है नहीं, तो टॉर्क की बात इसमें नहीं कर रहे हैं, हाँ पकड़ के अगर खींच रहे हैं फोर्स लगा के तब टॉर्क की बात आ जाएगी, ठीक है। अब एनर्जी की बात करते हैं, तो आइए काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, गतिज ऊर्जा जो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में आने वाला है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ठीक से फिर से वही काम किया मैंने, एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास और ओमेगा है इस पार्टिकल का, तो टोटल मास है इसका m, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे,
तो देखो वैसे तो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में एक काइनेटिक एनर्जी निकाल के एक फॉर्मूला बना दिया था कि अगर एक रिजिड बॉडी है, एक बड़ा सा बॉडी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में कैसे लिखते हैं, ग्राउंड फ्रेम में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास। ये मैंने डिराइव करके दिखा दिया है आपको, उस चैप्टर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे आता है। तो इस तरीके से अगर किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जब आप सेंटर ऑफ मास में बैठ जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, केवल घूमता हुआ दिखेगा। देखो पूरे टाइम में वही कर रहा हूँ, और मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था कि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन को कैसे देखेंगे। अगर अक्ष चलता हुआ हो, एक्सिस अगर चलता हुआ हो, तो उसको कैसे देखेंगे, सेंटर मास में बैठ जाएंगे और देखेंगे वो क्या है, उसमें वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। फिर सेंटर ऑफ मास का देखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ट्रांसलेशन मोशन में जाता हुआ दिखेगा और सेंटर ऑफ मास प्योर रोटेशन मोशन में जाता हुआ दिखेगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास को देखोगे, सेंटर मास में बैठ के देखोगे तो ये केवल रोटेशन मोशन दिखेगा। तो आप क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाला लिखोगे, ठीक है। और जब आप सेंटर ऑफ मास का देखोगे तो इसको क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, इसको यही बोल सकते हो। तो रोटेशन क्या होगा, हाफ आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा, हाफ एम टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ जाएगा कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई भी वस्तु घूर्णन में भी हो और स्थानांतरण गति में भी हो तो आप रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और ट्रांसलेशन का लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको डिराइव करने का डिफरेंट मेथड भी था, और वही मेथड उसमें मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास में। क्या करोगे, हर एक छोटे छोटे पार्टिकल को देखोगे, m1 को देखोगे, तो m1 को पहले यहाँ से देखोगे कि इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, v1। तो v1 को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इसकी क्या होगी वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास पे जब आप बैठ के देखेंगे तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ दिखता है। तो इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा r1 सेंटर ऑफ मास, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो गई, r1 cm, ठीक है। तो इसको लिखेंगे v ओमेगा r1 cm प्लस vc, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये ऐसे हो गया वेक्टर। तो कैसे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, और इसी तरह से छोटे 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 मास से इसमें हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ओमेगा r1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डॉट कर दोगे अपने से, तो ओमेगा r1c प्लस vc, ये तो डॉट कर दिया, अपने से ही डॉट कर दिया, उसी तरह से आगे और करते जाओ, ठीक है। तो एक बार इसको इससे गुणा करोगे तो इसको इससे करो तो क्या आ जाएगा, हाफ m1, तो ओमेगा आर के साथ डॉट होगा तो ए को ए कैसे डॉट करोगे तो ए स्क्वायर ही हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर r1c स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, m1 r1 स्क्वायर क्या हो गया, हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से जब इसको जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये देखो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष है, तो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष मोमेंटम इनर्शिया आ जाएगी। तो ये वाला आ गया। उसके बाद इसी तरह से आप डॉट करते जाएंगे एक एक करके, तो उसमें आपका वो वाला भी टर्म आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसको ये वाला टर्म, ठीक। तो जैसे मैंने पीछे किया
v से सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष m1 v1 m2 v2 m3 ऐसे हो जाएगा, तो उसका मोमेंटम जैसा टर्म आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो वो वाला टर्म जीरो हो जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ डॉट करोगे तो बाकी चीज़ें तो जीरो हो जाएंगी, पर जो यहाँ पे रह जाएगा इसको जब आप जोड़ोगे सिग्मा कर दोगे, इसमें सिग्मा कर दोगे तो भी यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से इसको सिग्मा करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ m1, यहाँ पे v डॉट v, ये दोनों डॉट होंगे तो बन जाएगा v सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें i वाला टर्म इसमें रहेगा, इसमें i रहेगा, i इक्वल्स टू 1 to n, तो ये टोटल हो जाएगा, ये m टोटल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ i है ही नहीं तो ये बाहर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो देखो यही चीज़ आ गया। तो उसमें भी डेरिवेशन में वही काम करने वाले हैं। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन है तो आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे ग्राउंड के सापेक्ष। ठीक है ना। चलिए पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं यही बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या करोगे, जो भी आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ चुके हो वही काम यहाँ करने वाले हो। इससे घूमने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी स्थिति से आपको फर्क पड़ेगा। यहाँ से यहाँ गया तो सेम एज सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सेम एज सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट जो आपने उसमें पढ़ा था, द्रव्यमान केंद्र में पढ़ा था, वही चीज़ें यहाँ पे लगाओगे। ठीक, क्या पढ़ा था देखो, मान लीजिए ये एक गोला है जो वो यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, ठीक, h हाइट ऐसे चला गया, तो आप यहाँ से देखेंगे इस जगह से, ठीक है, तो इस जगह की दूरी कितना है r, और ये उठकर यहाँ आ गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है वो देखोगे, तो कितना ऊपर गया यहाँ से, h प्लस आर गया ऊपर। यदि सवाल में दिया जाए कि h का मान r के सापेक्ष बहुत बड़ा है तब तो फिर h प्लस आर नहीं लोगे, अदरवाइज h प्लस आर लोगे, ये हो जाएगा आपका कैपिटल H। तो mgh ऐसे लेंगे। अगर घूम रहा है ऐसे, छड़ी है इस तरह से, छड़ी है तो इसका द्रव्यमान केंद्र देखेंगे कि कितना ऊपर गया, कितना टेढ़ा हुआ, कैसे मूव कर रहा है। ठीक, तो केवल द्रव्यमान केंद्र वाला कंसेप्ट रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात इनमें थी, गतिज ऊर्जा में थी, कोणीय संवेग में थी, संवेग में, ठीक है, फिर उसका काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें में नई बातें थी। ठीक है, तो अब हम तैयार हो गए हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन के बेसिक्स में। तो अब इसकी एक स्पेशल टाइप का मोशन करेंगे जिसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, लोटनी गति। अब रोलिंग में ये सारी बातें आने वाली है, कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन, वो एक स्पेशल मोशन है जिसमें यही कंसेप्ट आएगा। तो उसमें मैं सिखाऊंगा कैसे फिर फोर्स का काम कैसे होगा, टॉर्क कैसे देखेंगे, फोर्स बल से कैसे एक्सेलरेशन आएगा, सारी बातें आएंगी वहाँ। ठीक, तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रोलिंग मोशन, लोटनी गति। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।